प्रीति को पता था कि मैं कुछ परेशान चल रहा हूं। उसने मनोज और समीर को मेरे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए पूछ लिया। शायद इस तरह मैं कुछ बेहतर महसूस करूंगा। वो अगली ही सुबह मेरे घर पर थे। उन्हें देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। एक लंबे वक्त बाद मैं उन्हें मिल रहा था। लगा मुद्दत बाद आईने में खुद को देख रहा हूं। अंश, जो एक मॉडल और एक बड़ी शख्सियत में दफन हो चुका था, जैसे अचानक जिंदा हो गया। उन दोनों ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं मनोज के परिवार से मिला और उसके बाद हम तीनों समीर के घर जा रहे थे। पड़ोसी होने के नाते मेरा दोपहर का खाना वहीं तय था। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से पहले की तरह शिमला घूम रहे थे। मैं समीर के साथ अगली सीट पर था। शिमला में वैसे तो काफी कुछ बदल गया था, लेकिन मेरे लिए उस जगह होने का एहसास आज भी वैसा ही था। कुछ नयापन आ गया था लोगों की नजरों में मेरे लिए। जो लोग कभी मुझे रेबेते करके पुकारते थे, वो बड़ी तमीज, बड़े अटपटे तरीके से मिल रहे थे। सबसे ज्यादा मुझे मनोज और समीर ने चौंका दिया जब उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ प्रीति के कहने पर मुझसे मिलने आए हैं। क्यों मनोज, समीर, ऐसा क्या हो गया है तुम लोगों को कि तुम लोग खुद मुझसे मिलने नहीं आ सकते? वो यार, तू बड़ा आदमी बन गया है न, अब जरा झिझक लगती है बिना बुलाए आने में। ये जवाब समीर ने दिया था, लेकिन राय मनोज की भी थी। क्यों? बचपन में तुझे कोई न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं स्कूल जाते हुए बाहर इंतजार करने को कहता था तो मेरे कमरे में चला आता था। बिना पूछे मेरी चाय पी लेता था, चाहे वो झूठी ही क्यों न हो। अब क्या हुआ? नहीं यार, अब बात और है। जब से तू मुंबई गया है, फोन तक नहीं करता हमें। वहां तेरे नए दोस्त बन गए होंगे, स्टार्स, सेलिब्रिटीज एंड ऑल। तो हम कहां स्टैंड करते हैं अब? हो सकता है कि वह अपने तरीके से मेरी मजाक बना रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बात में दम लगा मुझे। मैंने चुपचाप राह को ताकना शुरू कर दिया। एक और बात शायद तुझे न पता हो, इसकी शादी हो चुकी है। मनोज ने समीर के सिर पर हाथ मारा। और पता है, इसकी बीवी को तू बहुत अच्छा लगता है। क्या सच? मैं उस पर हंसने लगा। बदकिस्मती से कहता तो था न कि तेरे साथ रहे तो यही होगा। मुझसे ज्यादा तो तेरी फोटो है उसके पास। समीर ने ताना मारा। समीर की बात पर मैं न जाने कितनी देर तक हंसता रहा। आखिर में दोपहर 2 बजे हम तीनों समीर के परिवार वालों के सामने खड़े थे। उसकी बीवी वाकई सुबह से तैयार बैठी थी मुझसे मिलने के लिए। अपने सामने मुझे देखकर इतनी खुश थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि मेरी खातिरदारी कैसे करे। अब तक मैं सैकड़ों प्रशंसकों से मिल चुका था, लेकिन ये वाला कुछ खास था। मेरे साथ न जाने कितनी ही फोटो ले डाली उसने अपने मोबाइल पर। इस सब के बीच मेरा एक पूरा दिन बड़े आराम से गुजर गया और शाम वो वैसी ही थी, उतनी ही भारी। दिन भर मेरे पास हर उस लड़की का फोन आया जो मेरी लिस्ट में थी, लेकिन प्रीति की कॉल रात के उस वक्त आई जब मेरे कमरे में मेरे साथ बस मेरा अकेलापन था। उसने मेरे दिन भर की खबर ली और मेरा अगला दिन मुझसे मांग लिया। अगली सुबह जैसे ही मैं नहाकर निकला तो रेनू मेरे कमरे में चाय लिए खड़ी थी। तू कॉलेज नहीं गई? आज पापा का श्राद्ध है भाई, कहते हुए वह मेरे बिस्तर पर बैठ गई। ओह, मैं कैसे भूल गया। पंडित जी आ गए हैं, तू जल्दी नीचे आ जा, मम्मी इंतजार कर रही है। मैंने जैसे तैसे अपनी जीन्स पैरों पर खींची, हुड और मोबाइल हाथ में लिया और प्रीति को समझाते हुए नीचे चला आया। श्राद्ध करने के बाद ही मैं उसे मिल सकता था। नीचे हॉल में पहुंचा तो देखा कि मां ने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए थे। उसे आदत थी अपनी सारी जिम्मेदारियां अकेले ही उठाने की। मुझे पहले क्यों नहीं जगाया आपने? धीरे से पूछते हुए मैं उनके बगल में बैठा। कोई नहीं, तू इस साल आ गया है, यही बहुत है, उन्होंने भारी उलाहना से कहा। श्राद्ध के बाद मैंने रसोई में अपनी बहनों की मदद की, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उनके दोस्तों के बारे में बात की, उनकी चाहतों के बारे में जाना। हालांकि हमारे बीच बातचीत इतनी कम रह गई थी कि उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बताया। बस गति ने एक कार की इच्छा जाहिर की, जिसे मैंने खुशी खुशी मान लिया। लेकिन मम्मी नहीं मानेंगी, उसने नाश्ते की थाली डाइनिंग पर रखते हुए कहा। क्यों? उन्हें डर लगता है कि हम चला नहीं पाएंगे। रेनू ने पीछे से कहा।
भाई तू मना ना मम्मी को, तेरी बात तो कभी नहीं टालती। ठीक ही तो कह रही है वो। यहाँ की सड़कों पर गाड़ी चलाना थोड़ा खतरनाक तो है। मैं बस उन्हें कुछ परेशान करना चाहता था। तो क्या हम इतने रईस भाई की बहनें होकर सारी जिंदगी स्कूटी चलाएंगी? गति कहते हुए मेरे गले पर लटक गई। जाना भाई प्लीज। माँ पापा के कमरे में हुए श्राद्ध का सामान समेट रही थी। मेरी आहट सुनते ही उन्होंने साड़ी के पल्ले से अपनी आंखें पोंछ दी। आप रो रही हैं। मैं उनके पास जाकर बैठा। वो इतनी आसानी से अपनी तकलीफ नहीं बांट पाती थी, तो मुझे कई बार उनसे पूछना पड़ा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्होंने पापा की तस्वीर को वापस दीवार पर लगा दिया। कभी कभी लगता है कि उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियां मैं उतने अच्छे से पूरी नहीं कर सकी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने जमीन पर बिछाई हुई दरी झाड़कर तह की और उनके साथ वहीं बिस्तर के कोने पर बैठ गया। ठीक से पूरी की होती तो तू इतनी दूर रहता हमसे। पहले कहता था कि बस कुछ वक्त के लिए ये काम कर रहा हूँ। अब उस काम के पीछे पढ़ाई भी छोड़ दी और परिवार भी। तुझे वहाँ याद नहीं आती हमारी? मैं कहता भी कि आती है तो भी उनके लिए यकीन करना तो मुश्किल ही था। मैं चुप ही रहा। उन्होंने फिर कठोर सा चेहरा कर दूसरी तरफ फेर लिया। 4-5 दिनों में एक कॉल, वो भी 2-4 मिनट के लिए। क्या ऐसे निभाएगा तू हमारा साथ? लगता है जैसे बेटा ही खो दिया मैंने। मैं आपके सामने हूँ मम्मी, और वहाँ हूँ ताकि आप लोग यहाँ आराम से रह सके। कहते हुए अचानक मुझे यामिनी की याद आ गई। हाँ, आज मैं भी सबकी नजरों में शायद उतना ही बर्बाद हूँ जितना कि वो थी अपने परिवार के लिए। फर्क बस इतना है कि हमारे समाज में लड़की का आवारा होना शर्मनाक है, लेकिन लड़के का आवारा होना मर्दानगी। मैं सोच में ही था कि प्रीति की कॉल आ गई, जिसे माँ ने भी देख लिया। अब एक ये लड़की समझ नहीं आती मुझे। माँ ने तुरंत कहा। ये कितना फोन करती है तुझे? मैंने कुछ कहने को मुंह खोला था कि और गति बता रही थी कि प्यार व्यार करती है तुझे। मेरा चेहरा उस वक्त जरूर सफेद पड़ गया होगा। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उठ गया। है तो बता दे, बात कर आती हूँ उसके घर जाकर। अच्छा है, अपने ही शहर की देखी भाली लड़की है, उन नंगधंग लड़कियों जैसी तो नहीं है। कम से कम पूरे कपड़े तो पहन कर रहेगी। मम्मी वो केवल दोस्त है। माँ भी मेरे साथ खड़ी हो गई। अच्छा, तो ऐसी कोई है जो दोस्त से बढ़कर हो? वैसे तो रोज ही मुझे सुनने को मिलता है कि आज अंश इसके साथ, कल उसके साथ है। सिर्फ काम के चलते मम्मी, सिर्फ काम के चलते। माँ को शायद अब कुछ और नहीं बोलना था। सच के आसपास ही थी वह, और ये उसे भी पता था। चल, जो मन आए कर। वैसे भी जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिसे भी अपने लिए चुनेगा उसकी सूरत देखकर मत चुनना, उसके गुण देखना। देखना कि क्या वह तेरे साथ और बाद में तेरे लिए आंसू बहाने की हिम्मत रखेगी। माँ ने ये कहा क्योंकि जिस वक्त पिताजी गुजरे थे वो इतनी जवान और खूबसूरत तो थी कि वो फिर से अपना घर बसा सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि शादी एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो कि आपको आखिर तक निभानी चाहिए, चाहे आपका साथी आपके साथ हो या ना हो। विचारों के इस खामोश शोर के बीच फिर से प्रीति के कॉल की आवाज गूंजी। उठा ले, मैं बाहर जा रही हूँ। माँ के सामने वाकई प्रीति से बात करना ठीक नहीं लग रहा था। उनके जाने के बाद ही मैंने उससे बात की। वो मेरे घर से कुछ दूर ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने बस किसी तरह 2 पूरियां खाई ताकि माँ का मिजाज फिर से न बिगड़े, और बाहर चल दिया। भाई तेरा नाश्ता। रेनू ने पीछे से आवाज दी। मैं कहीं खा लूंगा। मैं रुका नहीं। प्रीति मेरे घर से कुछ ही दूर खड़ी थी, अपने पापा की ग्रे रंग की होंडा सिटी के साथ, वाइन रंग की खूबसूरत सी साड़ी में लिपटी हुई। इस तरह के लिबास में मैं उसे पहली बार देख रहा था, और पहली बार मुझे उसकी खूबसूरती दिखाई दी। बस ये समझ नहीं आया कि ये साड़ी पहनकर आने का क्या मतलब था। अच्छी लग रही हो, बोलने ही वाला था कि उसकी नजरों ने सवाल ही बदल दिया, जो मुझे देखकर काफी मायूस थी। ऐसे क्या देख रही हो?
कहाँ है वह ग्लैमर जो तुम्हारी हर तस्वीर, हर एक वीडियो में दिखाई देता है? मैं उस वक्त भी कल रात पहने हुड और जीन्स में था, जिसे मैंने सोते वक्त उतार दिया था। कितने मैच्योर दिखने लगे हो। सुना था इस लाइन में जाकर लोग और निखर जाते हैं, लेकिन तुम तो। ओके, मैं जरा तैयार होकर आता हूं। मजाक में ही मैं जाने के लिए पलट गया। वो बस हंस दी। तो तुम कार चलाने वाली हो? मैंने बोनट पर हाथ फेरते हुए पूछा। नहीं तुम। मुझे देखनी है तुम्हारी ड्राइव। मेरी ड्राइव? क्यों? पता नहीं, खुशी सी हो रही है कि तुमको गाड़ी चलाते हुए देखूंगी। पता नहीं तुम डर के चलाते हो या एंजॉय करते हो ड्राइव को। मैं देखना चाहती हूँ, प्लीज अंश। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई। मैं वैसे भी चलाने वाला था, इतनी मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी में बैठ गया। अब जरा सीट बेल्ट लगा लो। नहीं, मैं ठीक हूँ, जरूरत नहीं है। लगा लो, जरूरत पड़ेगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुंबई में अपनी गाड़ी में घूम घूम कर मुझे आदत हो चुकी थी गाड़ी की, और शिमला के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। प्रीति सच में मेरी ड्राइव से डर गई थी। आखिरकार अंश, ये मेरे पापा की है, आराम से। अपने बिखरे हुए बालों को समेटकर कानों के पीछे करते हुए वह बोली, लेकिन अब भी डर से ज्यादा उसके चेहरे पर खुशी थी। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। वो बस। अब उसकी हंसी में एक झेंप भी मिल गई। वो क्या? पता नहीं क्यों आज उसके मन की हर बात सुनने का मन था। वो ही। अजीब बात नहीं है? आज का नंबर 1 मॉडल, फेमस सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर और टॉप रैंक फ्लर्ट, जो किसी एक लड़की पर नहीं रुकता, जिसके पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं, वो मेरी कार चला रहा है। तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? तारीफ पसंद नहीं आई? वो हंस दी। तुमने मुझे फ्लर्ट कहा, एक हल्की सी शिकायत। तो वो तो तुम हमेशा से ही थे, हो और रहोगे। तुमको याद भी है कि कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आई और चली गईं? नहीं, और ना मैं याद करना चाहता हूं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। वो अपनी उत्सुकता के साथ मुझे देखती रही और मैं चुपचाप उसकी उत्सुकता पर मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता रहा। कहां जा रहे हैं ये तक नहीं पता था। उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया मेरे जवाब का और डेस्क बोर्ड पर रखा मेरा मोबाइल हाथ में ले लिया। अनलॉक कोड क्या है? मैंने उसे मोबाइल अनलॉक करके दे दिया, एक ठंडी सांस छोड़ते हुए। ओके। तो अविका, अमृता, अंजलि, आड्री, अनन्या, आरती, ये तो ए वाले ही खत्म नहीं हो रहे। वो खुद में ही थी। लेकिन तुम ये कर क्यों रही हो? देख रही हूँ कि मेरा नाम भी कहीं लिस्ट में है या नहीं। तो तुम ये सब छोड़ो, जरा डायल और रिसीव कॉल्स में देखो। वहां तुमको सबसे ज्यादा अपना ही नाम दिखेगा। उसकी हंसी गायब हो गई। क्या हुआ? अंश, तुम कभी कभी इतने स्वीट हो जाते हो न कि। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही अंश हो जो सड़ासा मुंह बनाकर घूमता रहता था और हमेशा गुस्सा नाक पर होता था। सच कहा तुमने प्रीति, वो अंश तो कब का मर गया। मैं तो। Hey, you shut your mouth. Dare to say it again. अरे क्या हुआ? मैंने ब्रेक लगा दिए। वो मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। गुस्से और अफसोस से भारी उसकी आंखें मेरी तरफ देखने में असमर्थ थी। ना जाने क्यों उसने ऐसी प्रतिक्रिया की। I'm sorry, but दोबारा इस तरह की बात मत कहना प्लीज। मैंने तो यूं ही कह दिया, लेकिन तुम्हें बुरा क्या लगा? Oh God, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती अंश। You are a flirt. तुम कभी नहीं समझ सकोगे। उसने बस कह दिया ये सब किसी तरह। यकीनन मेरे चेहरे से सारी रंगत मिट गई होगी। मैंने फिर दोबारा उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसे यकीन दिलाना भी नहीं चाहता था कि मैं प्यार के एहसास को समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। कुछ किलोमीटर खामोशी से चलकर मैं एक जगह रुक गया। कुछ आम से सवाल उसे और उसके परिवार को लेकर किए। सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। समीर का एटीट्यूड से लेकर मनोज का स्ट्रगल। कभी कभी लगता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम मुंबई चले गए,
वरना यहाँ शिमला में तो रोजगार है ही नहीं। मैं चुपचाप उसे सुन रहा था बस। लोग तुम्हें यहाँ बहुत इज्जत देने लगे हैं अंश। ये जो तुम्हारा निक नेम है द फ्लर्ट, वह सबसे ज्यादा मशहूर है। तो तुम ये टॉपिक छोड़ोगी नहीं? उसने हंसते हुए ना में सिर हिला दिया, मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ते हुए। स्कूल डेज में तुम्हें जिस शब्द से भी इतनी चिढ़ थी, उसी को आज तुम क्यों अपनी पहचान बना रहे हो? अच्छा लगता है कि तुम्हारा नाम एक के बाद एक लड़कियों से जुड़ता है, फिर छूटता है और छूटते ही फिर जुड़ जाता है। प्रीति, मैंने जानकर तो अपने बारे में लोगों की ये राय नहीं बनाई है। तो फिर वो तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स? वो सब मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, बस कुछ ही है। ओके, तो बस कुछ ही हैं। गुड। और कोई स्पेशल? पहले तो ना कोई नाम सूझा और ना ही चेहरा, फिर अचानक एक मुस्कुराहट आंखों पर चौंधिया गई। और एक है जो गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव है उसका। कौन? सोनाली राय। बहुत स्पेशल है, इसलिए नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूं, बल्कि वो है ही स्पेशल। मैं मुस्कुराने लगा। वही मुस्कुराहट थी जो अक्सर उसे याद करते ही आ जाती थी। तो इनमें से कोई नहीं है जो तुम्हें चाहिए? है, लेकिन उसका सिर्फ नंबर ही है मेरे फोन पर, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं। शायद कोई पुराना मैसेज पड़ा हो तो हो। कौन, यामिनी? हाँ, मैंने बस उसे ही प्यार किया है। हर किसी में उसे ही ढूंढता हूं, हर उस लड़की की तरफ खिंच जाता हूं जो उसकी तरह हो। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी आंखें, वगैरह वगैरह। और तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं इन सब से? सिर्फ मेलजोल है या आगे तक? मीन्स इंटीमेशन? मैंने सहज ही पूछा। हाँ, हुए हैं कुछ के साथ, और अब तक है। मैंने उसे निराश किया, लेकिन उसका निराश होना जरूरी था। उसे अंश की सच्चाई पता होनी चाहिए थी। मैं कुछ दिन किसी लड़की के साथ बिताता हूं। शुरुआत में लगता है कि ये यामिनी जैसी है, या ये लगता है कि इसे मैं प्यार करता हूं, और फिर कुछ महीनों में गलत फहमी दूर हो जाती है, साथ ही वो लड़की भी। सिंपल। मैंने कंधे उचकाते हुए बात खत्म की। सिंपल? उसने खोए से अंदाज में कहा। हाँ, मैं खुद को फ्लर्ट नहीं मानता। मैं जानता हूं कि मैं फ्लर्ट नहीं हूं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसे आप फ्लर्टिंग कह सको। मैंने बस एक ही लड़की को सच में चाहा है अब तक, उसी से रिश्ते बनाने की कोशिश की। बाकी सब तो बस खुद ही मुझसे जुड़ गई। अगर आप मुझे फ्लर्ट कहते हो तो मैं कहूंगा कि फ्लर्ट हमेशा वो लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जो अपना पहला प्यार भूल नहीं पाते, सच्चा प्यार ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं। कुछ पर वो यकीन नहीं कर पाते, कुछ उन पर नहीं करते। तो फिर ये रिश्ते बनाते रहने का क्या मतलब हुआ अंश? देखो प्रीति, अब वो जमाने नहीं रहे कि आपका प्यार खो गया तो आप उसके गम में जान दे दो। आज हर इंसान अपने खोए हुए प्यार को दूसरों में जरूर ढूंढता है, लेकिन हर इंसान क्योंकि अलग होता है, इसलिए दूसरे इंसान पर बने रहना मुश्किल हो जाता है। फिर ब्रेकअप, फिर कुछ दिनों की मायूसी, और फिर एक नई एंट्री। इसे आप जैसे शरीफ लोग फ्लर्टिंग का नाम देते हैं। इसी वजह से किसी एक के साथ टिक नहीं पाते और इतनी सारी लड़कियां पाल ली हैं। जवाब देने से पहले मैंने एक पल सोचा, और लोगों के साथ क्या होता है मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन मेरे साथ यही हो रहा है। आज की तारीख में मैं किसी से प्यार नहीं करता, और नहीं अब मुझे प्यार जैसे शब्द पर यकीन रहा। मेरे लिए वहां कोई खास नहीं है, और बाकी सब के लिए मैं क्या हूं ये तो वो ही जाने। वह मेरे बयान को नकारते हुए मुस्कुरा गई। अंश, तुम लड़कियों से घिरे रहते हो और तुम किसी को लेकर कुछ नहीं सोचते, ये बात कोई मान सकता है क्या? प्रीति, सागर में गोते लगाने से आपकी प्यास नहीं बुझती, वो आपकी प्यास को बढ़ा देता है। मैं ये मानता हूं कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। किसी को चाहते भी है तो अपनी खुशी के लिए। तो तुम किसी को नहीं चाहते? और उनका क्या जो तुम्हें चाहते हैं? शायद वो अपनी बात कर रही थी, लेकिन मुझे समझकर भी ना समझी जाहिर करनी पड़ी। अगर सब कुछ जानकर भी कोई मुझे चाहता रहे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? पता है, आए दिन किसी न किसी का जन्मदिन होता है। विश करना किसी और को चाहिए,
और कर किसी और को देता हूं। पार्टी किसी ने दी होती है, घर किसी और के चला जाता हूं। मैं हंसने लगा और हंसता ही चला गया। उधर प्रीति और ज्यादा खामोश हो गई थी। वाकई में बड़ा कठिन काम है अंश। ये उसने किसी सोच में डूब कर कहा। मैंने प्रीति को अपने बारे में वो सब बताया जो वह जानना चाहती थी, और वो भी जो वो सुनना तक नहीं चाहती थी। ऐसा बहुत कुछ जो उसे दुख पहुंचा सकता था, उसके प्यार पर भारी पड़ सकता था। जब तक हम साथ थे वो खोई खोई सी रही। ज्यादा कुछ बोला नहीं उसने, बस विदा लेते हुए इतना ही कहा कि उसके पास एक तस्वीर थी मेरी, जिसके मैंने हजारों टुकड़े कर दिए थे। भले ही मैंने उसका दिन खराब कर दिया हो, लेकिन उसकी जिंदगी बचा ली थी। कभी कभी थोड़े से आंसू एक बड़ी खुशी का कारण बनते हैं। कभी कभी आपका दिल टूट जाना ही बेहतर होता है।